नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो इससे कि पहले की क्लास में हम पढ़ चुके थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग के बारे में। हमने बताया था कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। एक महान मरुभूमि यानी शुष्क मरुस्थलीय मैदान, और दूसरा बताया था आपको अर्ध शुष्क मरुस्थलीय भाग। अब आज का टॉपिक अपन पढ़ेंगे महान मरुभूमि या जो शुष्क मरुस्थलीय भाग है, ये दो भागों में बांटा गया है। पहला बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा रहेगा बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप क्या होता है, यानी रेत का धोरा, टिल्ला, टिब्बा, ये होता है बालू का स्तूप। युक्त प्रदेश यानी जहां बालू का स्तूप जिस क्षेत्र में है, और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश यानी जिस क्षेत्र में बालू का स्तूप यानी रेत के धोरे नहीं हैं। वहां हो सकता है इस मरुस्थलीय भाग में पठारी भाग हो, पहाड़ियां हो, चट्टानी भाग हो। अपन आगे इस टॉपिक में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिरी तक देखें। बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, और पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद में आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, और ना ही आपका कभी 1% भी गलत होगा। अब देखिए, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अब देखिए ये एरिया कहां से कहां तक इसमें लगेगा। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यानी बात करें अपने कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो सारा का सारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में आता है। अब देखिए, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो राजस्थान का मरुस्थलीय यानी कुल जो मरुस्थल है उसका 58.5% बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में माना जाता है। यानी कुल मरुस्थल का 58.5% बालू का स्तूप वाला क्षेत्र है। अब देखिए, बालू का स्तूप की बात करें तो बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है। निर्माण के लिए अपने एक लाइन में लिखूंगा यहां पर, वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है। प्रश्न पूछे कि बालू का स्तूप क्या है या इसका निर्माण कैसा होता है, तो आपको बोलना है कि बालू का स्तूप वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रतिफल है। वायु अपर्दन सारे जानते हैं कि वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होना, और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव, यानी वो मिट्टी का कटाव किसी ऐसे अवरोध की वजह से वहां रुक जाना, उस मिट्टी का वहां जमाव हो जाना, उसको कहते हैं निक्षेपण, और उसी से आपका बन जाता है बालू का स्तूप बन जाता है। यानी जहां मिट्टी इकट्ठी हुई दोहरा बना और उसी को बालू का स्तूप अपने बोल देते हैं। अब देखिए,
इन बालूका स्तूपों का निर्माण सबसे ज्यादा किस समय में होता है? राजस्थान के अगर बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा इसका निर्माण है वो मार्च से लेकर जुलाई तक सबसे ज्यादा इसका जो निर्माण है वो होता है। अब अपन आगे चलते हैं कि बालूका स्तूप कौन कौन से होते हैं, यानी बालूका स्तूपों का प्रकार की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रकार इसके होते हैं। टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पूरा पढ़ेंगे, बने रहिए। प्रकार, पहला प्रकार मैं यहां ले रहा हूं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। क्या होता है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप? याद रखने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं इसमें। इस अनुप्रय यहां ये लिखा हुआ है, यदि मैं इसको अपनी भाषा में जैसे अपने लिखते हैं, बहुत बार लिखते आ रहे हैं, अगर ये लिख दूं तो इसका मतलब ही क्या है, ये प्रय था और ये भी प्रय है। लेकिन इस चीज से अपने को एक चीज याद रखनी है, ये चीज यहां कौन बन रहा है, किसका? समकोण। कौन समकोण बनता है ना, तो इसको आपको याद रखना है कि पवन की या पवनों की दिशा में समकोण, पवनों की दिशा में समकोण पर लंबवत बनने वाला, समकोण पर लंबवत बनने वाला बालूका स्तूप है, वो कौन सा है? उसको कहते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। अब देखिए किस प्रकार, मान लीजिए पौने, इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक एक ही दिशा में पौने चलती है, एक ही दिशा में पौने प्रवाहित होती है। उससे क्या है कि पवनों की दिशा में समकोण पर लंबवत जो बनने वाला जो कोण है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, बनने वाले जो बालूका स्तूप है उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। मान लीजिए ये पवनों की दिशा है, ये दिशा है। आगे मान लीजिए इस प्रकार से कोई अवरोध पैदा हो गया। अब ये जो इस प्रकार से ये जो बनेगा बालूका स्तूप, ये इस प्रकार से, ये बालूका स्तूप कौन सा कहलाएगा? आपका अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहलाएगा। क्लियर है? यानी पवनों की दिशा में समकोण पर बनने वाला जो लंबवत कोण है उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, बालूका स्तूप, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। अब अपन आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ के बाद में आएगा 2 नंबर आपका बरखान। अब देखिए इसको भी याद करने की छोटे से ट्रिक। बरखान ये वर्ड लिखा है और अगर मैं इसी वर्ड के ऊपर यदि ये लगा दूं तो क्या इसके उच्चारण में कुछ ज्यादा परिवर्तन हुआ है? ये भी बरखान था और ये भी बरखान ही है। अब देखिए इससे छोटा सा अपने एक, ये क्या है, चंद्र बिंदु मैंने लगाया है। चंद्र से अपने को याद रखना है कि बरखान बालूका स्तूप है वो अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में बनने वाला बालूका स्तूप है, वो कहलाता है बरखान बालूका स्तूप। अब देखिए बरखान बालूका स्तूप किस प्रकार से है, अर्धचंद्राकार यानी इस प्रकार से। अब ये सारा आपका क्या है, बालूका स्तूप है। ये बालूका स्तूप इस प्रकार से जो भी बनता है इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार बालूका, या इसको किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से इसको जानते हैं।
बरखान में हमेशा जो मध्य का भाग है इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे ज्यादा होती है। और बात करें कि सर्वाधिक, ध्यान देने वाली बात, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप बरखान। सर्वाधिक, इसी का दूसरा वर्ड मैं यूज करूं, सर्वाधिक स्थानांतरित बालू का स्तूप, तो नाम आएगा बरखान। सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप, तो नाम आपका आएगा बरखान का। तो यह था बरखान के बारे में। अब अपन आगे चलते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो इसे कोई वनस्पति विहीन बालू का स्तूप भी इसी को कहा जाता है। अब अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गया, बरखान बालू का स्तूप हो गया। अब अपन चलते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ये क्या होता है? ये होता है पवनों की दिशा में समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप। पवनों की दिशा में, यूं पवनें चल रही है, यूं चलती चलती थोड़ा इसमें अवरोध पैदा हुआ, तो इस प्रकार से ये रेत जमनी शुरू हो गई। अब जैसे रेत जमनी शुरू होती है तो ये बालू का स्तूप है वो इस प्रकार से बनता जाएगा। अब ये जो बालू का स्तूप है इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये हो गया आपका, यानी पवनों की दिशा में समांतर, यानी ये पवनें चल रही है इसकी दिशा में समांतर बनने वाला जो कोण है, जो बालू का स्तूप है, उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अब अपन आगे चलते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का अब देखिए, जब वायु या अपने कहें पवने अनियंत्रित हो जाए, या बार बार अपने यूं कहें कि दिशा में इसके परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए यहां बालू का स्तूप बना, उसे बनने के बाद में पवने थोड़ी देर इस तरफ चली, फिर पवने का दिशा इसकी परिवर्तन हुआ और इस प्रकार से इसका, अब देखिए ये किस वजह से हुआ है? ये पवनों के अनियंत्रित होने की वजह से ऐसा हुआ कि जिस दिशा में पवने बह रही है उसी दिशा में जो रेत का जमाव होता गया और एक तारा रूप इसने आकार अपने ले लिया, तो इसको बोलते हैं तारा बालू का स्तूप नाम से। अब इसके बाद अपन बात करें नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क यानी जोड़ना, जुड़ाव। ध्यान रखना, बड़े बड़े बालू का स्तूपों के मध्य, बालू का स्तूपों के मध्य छोटे छोटे बालू का स्तूप को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। यानी बड़े बड़े, जैसे अनुप्रस्थ है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है, इस प्रकार के जो बड़े बड़े बालू का स्तूप हैं, इनके मध्य में जो छोटे छोटे बालू का स्तूप हैं जो इनको जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए प्रश्न अपना ऐसे ही बनता है कि निम्न में से बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा है?
तो 5 अपने यहाँ कर चुके हैं। अनुप्रस्थ है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है, तारा बालुका स्तूप है और नेटवर्क बालुका स्तूप। अब 3 बालुका स्तूप की मैं बात कर रहा हूं, पैराबोलिक बालुका स्तूप, सबरकाफिज बालुका स्तूप और अवरोधी बालुका स्तूप। इन तीनों की विशेषताओं के बारे में बिल्कुल समान समान है। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूजन इनमें हो जाती है, तो आज अपन तीनों की आपस में तुलना करते हुए उनको अपने अच्छे से समझेंगे कि पैराबोलिक तारा बालुका पैराबोलिक कौन सा है, सबरकाफिज कौन सा है और अवरोधी बालुका स्तूप कौन सा है। इस प्रकार से अपन एक बनाएंगे। ये हो गया पैराबोलिक बालुका स्तूप। ये सबरकाफिज और ये है अवरोधी बालुका स्तूप। अब देखिए पहली विशेषता, ध्यान देने वाली बात, तीनों ही अवरोध की वजह से बनते हैं। तीनों ही, हालांकि बालुका स्तूप तो कोई भी हो वो बनते अवरोध की वजह से हैं, लेकिन इन तीनों का मुख्य काम ही है कि अवरोध की वजह से ये बनना। अब देखिए ये क्या है, बड़ी वनस्पति, बड़ी वनस्पति की आड़, जैसे पेड़ों की जड़ होगी, इस प्रकार से जो बालुका स्तूप हैं वो बनते हैं, वो कहलाते हैं पैराबोलिक बालुका स्तूप। यानी बड़ी वनस्पति की आड़ में ये के अवरोध से जो बालुका स्तूप बनते हैं उनको पैराबोलिक स्तूप नाम से जानते हैं। सबरकाफिज बालुका स्तूप ये आपका होगा छोटी वनस्पति, जिसमें अपन बात करते हैं झाड़ियां आदि के अवरोध से जो बालुका स्तूप बनता है या झाड़ियों के पीछे बालुका स्तूप बनता है उनको बोलते हैं अपन सबरकाफिज बालुका स्तूप। अब देखिए अवरोधी बालुका स्तूप, ये पहाड़ियों या पठारों के अवरोध से बनने वाला बालुका स्तूप है, वो कौन से कहलाते हैं, अवरोधी बालुका स्तूप कहलाते हैं। ध्यान देने वाले पहला जो अंतर है तीनों में वो है कि ये बड़ी वनस्पति पैराबोलिक, छोटी वनस्पति झाड़ियां टाइप की जैसे वो सबरकाफिज बालुका स्तूप, और पहाड़ियों या पठारों के अवरोध से जो अवरोध पैदा होने से जो बालुका स्तूप बनते हैं, जो रेत का निक्षेपण होता है, उनको बोलते हैं अवरोधी बालुका स्तूप। दूसरा जो अंतर है वो इस प्रकार का, दूसरा अंतर यह रहेगा कि इनका निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध, निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध वह नियमित होता है। अब सबरकाफिज की बात करें तो ये अनियमित श्रृंखला के रूप में इसका निर्माण होता है। ध्यान देने वाली बात कि इसका निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध और नियमित रूप से ये बालुका स्तूप बनते रहते हैं, लेकिन ये अनियमित श्रृंखला के रूप में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बालुका स्तूपों पर वनस्पति का जमाव होता है। या बात करते हैं अपने कि इन बालुका स्तूपों पर वनस्पति है वो पाई जाती है, यानी जो रेत के टीले हैं यहाँ उन पर वनस्पति पाई जाती है, उनका जमाव होता है। अब तीसरा बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न आया भी है, इनके उपनाम से संबंधित, यानी इसको किस किस नाम से जाना जाता है। इसको महिलाओं की
हेयर पिन नाम से जाना जाता है। यानी ये जो बालू का स्तूप है ये महिलाओं की हेयर पिन के आकार का माना जाता है। महिलाओं की हेयर पिन इन बालू का स्तूपों को कहा जाता है। तो सबर का फिज को कहा जाता है नेबखा। नेबखा, नेबखा या लुनेट नाम से इनको जाना जाता है। लेबखा, नेबखा का मतलब है कि झाड़ियों के पीछे बनने वाला बाल का स्तूप नेबखा कहलाता है। यानी उसका मतलब वही हो गया कि सबर का फिज झाड़ियों के पीछे बनते हैं, इसी का उपनाम हो गया नेबखा। अब देखिए अवरोधी बालू का स्तूप को और किस नाम से जानते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप चूंकि अपने को पता है कि ये इनको जो जीवाश्म में इसमें पाए जाते हैं, यानी वनस्पति उगाने के कारण है, यानी इसमें वनस्पति उगने के कारण इसको जीवाश्म रेत का टिल्ला कहा जाता है। क्योंकि वनस्पति है वो नीचे दबने पर जीवाश्म के रूप में उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इसको जीवाश्म रेत का टिल्ला इसको कहा जाता है। अब इसके बारे में अपने थोड़ा और पढ़ें। इसमें एक भारी रेत का जमाव होता है, इसके अंदर भारी रेत का जमाव होता है और ये पठार जैसा दिखता है। पठार जैसा दिखता है। यानी ध्यान देना कि अवरोधी जो बालू का स्तूप है इसमें जो ऊपर भारी रेत का जमाव हो गया, पठार जैसा दिखता है, इसलिए इसको ध्यान देना, इसलिए इसको होलबेक बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यानी ध्यान देने वाली नया प्रश्न है बिल्कुल कि जो अवरोधी बालू का स्तूप है ये पहाड़ियों पठारों के अवरोध से बनता है। इस पे वनस्पति उग आती है और वनस्पति उगने के कारण इसको जीवाश्म रेत का टिल्ला कहा जाता है। इस पे भारी रेत का जमाव होता है और ये बिल्कुल ऊपर से पठार जैसा दिखता है। पठार जैसा दिखता है इसलिए इसको होलबेक बालू का स्तूप नाम से इसको जाना जाता है। और जब ये होलबेक बालू का स्तूप, ध्यान देना, पहाड़ियों के रूप में दिखता हो, पहाड़ियों के रूप में दिखता हो तो उसको कहा जाता है द्राक्ष नाम से जाना जाता है। जब पठार जैसा दिखता हो तो होलबेक, और होलबेक जब पहाड़ियों के रूप में दिखने लग जाए तो उसको द्राक्ष नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि जब और द्राक्ष और होलबेक दोनों वायु अपर्दन से द्राक्ष और होलबेक दोनों वायु अपर्दन से, यानी जो पुण्य अपर्दन होता है, तो इनका जो चट्टानी भाग, जब चट्टानी भाग पुण्य दिखाई देने लगे, पुण्य दिखाई देने लगे तो उसको कहते हैं कवेष्टा। उसको क्या बोलते हैं? कवेष्टा बोलते हैं। अब ध्यान ये देना, थोड़ा समझ लो, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये एक पहाड़ या पठार है, इसके ऊपर रेत का जमाव हो गया, रेत का जमाव हो गया तो ये बिल्कुल पठार के रूप में दिखेगा, तो ये क्या हो गया? होलबेक इसको ये कहलाएगा। जब ये पहाड़ी के रूप में दिखेगा तो ये कहलाएगा द्राक्ष कहलाएगा। और होलबेक और द्राक्ष से पुण्य, जब यहां से ये जो मिट्टी हट गई, यानी जो वापस वो चट्टानी भाग जब दिखाई देने लगेगा तो उस चट्टानी भाग को हमेशा अपने कहते हैं कवेष्टा। इसका उदाहरण अगर मैं बताऊं तो जो अजमेर का बुढ़ा जो पुष्कर है वो ये वो कवेष्टा ही है। और बात करूं मैं शाहपुरा की, त्रिवेणी संगम शाहपुरा, वहां भी इसी प्रकार का एक कवेष्टा है जो पहले चट्टान के रूप में था, फिर बालू का स्तूप के रूप में रेत का जमाव होने से हो गया और पुण्य वायु प्रदर्शन से वो कवेष्टा के रूप में आ गया।
तो ये थे अपने बालूका स्तूपों के प्रमुख प्रमुख प्रकार। अब इसके बाद में अपन बात करें कुछ प्रमुख शब्दावलियां, सिंपल सिंपल शब्दावलियां जो वर्ड यूज होते हैं और अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, उनके बारे में कि उनका शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। जैसे अपन लेते हैं धैर्यन। धैर्यन क्या होता है? बालूका स्तूप, या यूं कहें अपने कि स्थानांतरित बालूका स्तूपों को धैर्यन के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित बालूका स्तूपों को धैर्यन नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करें उर्मिका। ये उर्मिका क्या होता है? उर्मिका बालूका स्तूपों पर छोटी छोटी लहरदार परतों को उर्मिका कहा जाता है। यानी ये मान लीजिए बालूका स्तूप है, इसके ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी जो लहरदार परतें होती है उसको उर्मिका नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन बात करें उर्मिका के बाद में मरहो। मरहो यानी ये होता है कि बालूका स्तूप, बालूका स्तूपों के निचले भाग पर वर्षा जल जिस भाग पर एकत्रित होता है वह भूमि मरहो कहलाती है। ध्यान देना, मान लीजिए ये बालूका स्तूप हैं इस प्रकार से, तो इनका जो निचला भाग है, वर्षा आएगा तो यहाँ जल भरेगा, तो इस भाग को क्या कहलाता है? मरहो के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए इसी से बिल्कुल मिलता जुलता बजादा, ये क्या है? ठीक, वो ये मरुस्थलीय में है, ये पर्वतीय भाग में वह निचली भूमि जिसमें वर्षा जल एकत्रित होता हो और समाप्त हो जाता है, तो वह भूमि, वो जो निचली भूमि है, यानी बात करते हैं इसमें याद रखना मरहो, मैरू, मरु से मरुस्थल, मरुस्थल से बालूका स्तूप, यानी बालूका स्तूप यानी रेत वाले भाग में जो निचले भाग में वर्षा जल रुकता है उस जगह को कहते हैं मरहो, और पर्वतीय यानी पठारी भागों में, पहाड़ी भागों में इसको कहते हैं बजादा के नाम से। तो ये शब्दावली। इसके बाद अपन बात करें पेडीमांट। पेडीमांट इसी को बोलते हैं अपने गिरिपद। क्या होता है ये? चट्टानों के तल में, चट्टानों के तल में बालूका स्तूपों का निर्माण हो जाता है, या बालूका स्तूपों का जमाव हो गया तो वो भाग सीढ़ीनुमा बन जाता है। अब मान लीजिए कोई चट्टान है, पहाड़ है, इसमें इस प्रकार से जो रेत के टिल्ले है वो बन गए, तो ये जो भाग है वो सीढ़ीदार बन गया, तो इसी को बोलते हैं पेडीमांट या गिरिपद। यानी चट्टानों के तल में जो रेत का जमाव हो जाता है तो उसमें सीढ़ीनुमा या सीढ़ीदार जो भाग बन जाते हैं उसी को कहा जाता है पेडीमांट या गिरिपद नाम से। तो इसके बाद अपन बात करें यहां
वर्षा का जल जब जब रुकता है तो यहाँ कुछ बड़ी बड़ी अस्थायी झीलें बन जाती है, उसको कहते हैं पलाया झील। यानी वर्षा काल में निर्मित बड़ी बड़ी अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? पलाया झीलें कहलाती है। अब देखिए, जब पलाया झीलें सूख जाती है, पलाया झीलें जब सूख जाती है तो जो मैदान है, झीलें सूखने के बाद उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है बालसन। ध्यान देने वाली बात, यानी जो रेत मरुस्थल इलाकों में जब पानी की अस्थायी झीलें बन जाती है बड़ी बड़ी, उनको कहा जाता है पलाया झीलें। और जब पलाया झीलें जहाँ है वो पानी सूखने के बाद जो मैदान है उस मैदान को क्या कहा जाता है? बालसन नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि मरुस्थल में जो स्थायी झीलें हैं, मरुस्थल में जो स्थायी झीलें हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है टाट या टाड के नाम से जाना जाता है। अब इनका टाड, ये जो बाद का जो दलदली भाग है वो कहलाता है रन। यानी वर्षा काल में जो स्थायी झीलें जो बन जाती है उनको कहा जाता है टाड, और इनके सूखने पर जो दलदली भाग है उसको कहा जाता है रन। अगर रन की बात करूं तो कन्नौड, बरमसर, भाकरी, पोकरण, ये जो रन है ये फेमस है। ये किस क्षेत्र के हैं? जैसलमेर के। थोबरन, थोबरन है, ये कहाँ का है? ये है बाड़मेर का। बात करें बापरन तो ये है जोधपुर का। तो ये रन है, ये भी आप इनके नाम अच्छी तरह से आप याद कर लेना, इनका भी प्रश्न आपका बन सकता है। इसके बाद में बात करें कि खड़ीन, यानी जब वर्ष अस्थायी झीलें सूख जाती है, अस्थायी जो झीलें हैं वो जब सूख जाती है तो उस उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है, खेती की जाती है, उस भाग को कहा जाता है खड़ीन। बहुत इंपॉर्टेंट है खड़ीन। ये जो खड़ीन है ये पालीवाल ब्राह्मणों की देन मानी जाती है। यानी जो खड़ीन जो खेती है वो पालीवाल ब्राह्मणों जैसलमेर की देन मानी जाती है। और बात करें अगर इसका जो सबसे सुंदर जो उदाहरण अगर देखने को अपने देखना हो तो अपने को जाना होगा कुलदरा गांव। कुलदरा गांव जैसलमेर में, यहाँ पर खड़ीन है वो फेमस मानी जाती है। अब देखिए खड़ीन एक खड़ीन एक परंपरागत जल संचय की विधि भी मानी जाती है। खड़ीन के साथ साथ में अपन बात करें नाड़ी, टोबा, टांका, कुई, बेरी,
सरोवर, बावड़ी, ये सारी ये परंपरागत जल संरक्षण की विधियां मानी जाती है। अब इस टॉपिक में इतना ही। अभी इसके बाद अपन बात करेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि किस प्रकार यह मरुस्थल है, इसको रोकने के लिए सरकार ने समय पर जो कार्यक्रम चलाए हैं वो कौन कौन से थे और किस प्रकार उनकी क्रियान्वित हुई। तो बने रहिए अपने साथ जेके आसान ट्रिक्स में। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।